हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। नेक्स्ट वीक में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 3 घंटे का वन शॉट आएगा, जो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और उसमें लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और ये वन शॉट आपको यूट्यूब चैनल पे आएगा। जिस चैनल पे आएगा उसका नाम आपको बता दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीक में आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट आएगा, जिसका ड्यूरेशन 4 आवर्स का होगा। उसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और पीवाईक्यू क्वेश्चन 10 ईयर के डिस्कस किए जाएंगे। और मैं एकदम चैलेंज से कह रहा हूं, अगर आपने इन वन शॉट्स को देख लिया तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 22 लेक्चर देखने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत करने वाला हूं। कम से कम 12 से 15 घंटे मैं सिर्फ इस चीज की प्लानिंग करूंगा बैठकर कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वन शॉट 4 घंटे में डिटेल में कैसे दिया जाए। इसकी प्लानिंग में मैं 12 से 15 घंटे लगाने वाला हूं। तो तुम सोच लेना कि इसको एग्जीक्यूट मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूं। तो वो यूट्यूब पे जाएगा, तो आप इन दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म होगा तो मॉलिक्यूलर बेसिस का आएगा और ये यूट्यूब चैनल पर आएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको ऑफिशियल जानकारी पीडब्ल्यू की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी कि किस चैनल पर आएगा, यह भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक। दूसरी चीज मुझे क्या बोलना था, दूसरी चीज मुझे यह बोलना था कि एक बार हम कल के लेक्चर का रिवीजन करेंगे 15 से 20 मिनट लगाकर, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम डीएनए स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी में लेकर आया हूं, एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। फटाफट यस सर लिख दीजिए। जल्दी से यस सर लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं चैट नहीं पढ़ूंगा, मैं अगले 20 मिनट यहां पर फोकस करूंगा और आपको रिवीजन कराऊंगा। तो आप चैट पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं भी चैट पे ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, इस 20 मिनट में कई लुखे आएंगे इस चैट में। ठीक है, तो उनको इग्नोर करना, उनकी तरफ मत देखना। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया गया था मैशर के द्वारा, और न्यूक्लिक एसिड को बोला गया था न्यूक्लिन। टर्म न्यूक्लिक एसिड ऑल्टमैन ने बताया था और इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जो होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका एसिडिक नेचर होता है। बट इस एसिडिक नेचर का आइडिया मैशर ने भी दे दिया था, बट उसको प्रूव ऑल्टमैन ने किया था। न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, वहां सिर्फ बेस होता है और शुगर होता है। तो एक एक करके हमने पहले नाइट्रोजनस बेस पढ़ा। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है पिरिमिडीन, दूसरा होता है प्यूरिन। पिरिमिडीन जो है और प्यूरिन दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, लेकिन पिरिमिडीन के अंदर जो रिंग होती है वो 1 होती है, प्यूरिन में रिंग 2 होती है। तो अगर मैं आपको पिरिमिडीन दिखाता हूं
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरिमिडीन के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, तीनों के तीनों पिरिमिडीन हैं, तीनों में सिंगल रिंग है, तीनों के अंदर नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट और थर्ड पर है। अगर आप यूरेसिल और थाइमीन को देखते हैं तो यहां फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल है, यहां फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल नहीं है। बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बट यहां पर मिथाइल है। अगर आप यूरेसिल पर फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल लगा देते हो तो यूरेसिल थाइमीन का रूप ले लेता है, इसलिए थाइमीन का नाम लिखा हुआ है 5 मिथाइल यूरेसिल। आप यहां मिथाइल ग्रुप लगाइए और इसको आप थाइमीन बोल दीजिए। अगर आप थाइमीन में से मिथाइल ग्रुप हटा देते हो तो यह थाइमीन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यूरेसिल को लिखा है डी मिथाइलेटेड थाइमीन। ये है आपके पिरिमिडीन। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा, यूरेसिल आपका आरएनए में मिलता है और थाइमीन आपका डीएनए में मिलता है। फिर थे आपके प्यूरिन। प्यूरिन में एडेनिन है और ग्वानिन है। दोनों प्यूरिन में, चाहे वो एडेनिन हो या ग्वानिन हो, इसमें 2 रिंग होती हैं और यह भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहां नाइट्रोजन की पोजीशन 1 3 7 9 1 3 7 9। तो आप अगर वापस आएंगे तो नाइट्रोजन की पोजीशन आपको दी गई है, नंबर ऑफ रिंग दी गई है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये इसके एग्जाम्पल। उसके बाद हम यहां से आगे गए थे तो मैंने आपको शुगर बताई कि भैया डीएनए और आरएनए में जो शुगर मिलती है उनमें टोटल कार्बन नंबर 5 होते हैं, इसलिए आप इन शुगर को पेंटोज शुगर बोलते हैं। डीएनए में जो शुगर मिलेगी उसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन यहां सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। तो ये एक ऐसी शुगर है जिसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप इसको डीऑक्सी वर्ड यूज करते हैं। डीऑक्सी का मतलब है सेकंड कार्बन विदाउट ऑक्सीजन, और इस शुगर को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। ऊपर की तरफ OH है, नीचे की तरफ H है, ऊपर की तरफ OH है, नीचे की तरफ H है, और आरएनए में शुगर है राइबोस। फॉस्फेट की वजह से एसिडिक नेचर होता है डीएनए का। इसके बाद आपको बताया गया था कि यह एक शुगर है 1 2 3 4 5, और यह आपका बेस है। क्योंकि इसमें 2 रिंग है इसलिए यह बेस पिरिमिडीन नहीं हो सकता, यह प्यूरिन होगा, और प्यूरिन में यह एडेनिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है। तो यहां सर फॉस्फेट नहीं दिखाया गया, इसलिए आपने यहां न्यूक्लियोसाइड लिखा है। सर शुगर के फर्स्ट कार्बन पर अभी अभी आपने बताया था कि शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ऊपर की तरफ OH होता है, बिल्कुल सही है। तो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर OH होता है और ये OH आपका बाइंड करता है, ये OH आपका बाइंड करता है बेस के साथ। तो शुगर के फर्स्ट कार्बन का OH इस बेस के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसको आप बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका कार्बन फर्स्ट है और यहां पोजीशन 9th है। तो शुगर का फर्स्ट पोजीशन, बेस का 9th पोजीशन, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो रिंग है ये प्यूरिन है। सर इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? इस लिंकेज को बोलेंगे शुगर का फर्स्ट कार्बन और बेस की 9th पोजीशन। तो एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक बेस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, इसलिए 0 लिखा है। तो सर अगर एक में एक है तो सर 20 में कितने होंगे? 20 में 20 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, 20 में 20 बेस होंगे, लेकिन फॉस्फेट यहां पर आपका 0 होगा। सर यहां पर बताइए, सर इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस था?
बेटा यहां पर जो बेस है वो प्यूरिन है, वो एडेनिन या ग्वानिन हो सकता है, लेकिन यहां पर जो बेस है वो पिरिमिडीन है। तो आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताए गए कि अगर यहां पिरिमिडीन है, साइटोसिन है, थाइमीन है या यूरेसिल है, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता, साइटोसिन और थाइमीन मिलते हैं, तो सर बॉन्डिंग कैसे होगी? तो यहां जो फर्स्ट कार्बन पर जो OH था वो इसके नाइट्रोजन जो इसके फर्स्ट पोजीशन पर है उसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो शुगर का फर्स्ट होगा और बेस का भी बेटा फर्स्ट होगा, तो 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि जुड़ने वाला पिरिमिडीन है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 होगा, जुड़ने वाला प्यूरिन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या दिखाया गया था गुरुजी? ये न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया था। न्यूक्लियोटाइड में ये आपको बेस दिखाया गया, ये आपको शुगर दिखाया गया। ये दोनों चीजें न्यूक्लियोसाइड में आप देख चुके थे, बट वहां फॉस्फेट आपने नहीं देखा था। तो शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो शुगर के 5th कार्बन पर शुगर के 5th कार्बन पर शुगर के 5th कार्बन पर OH होता है। शुगर के 5th कार्बन पर OH होता है। शुगर के 5th कार्बन का OH, शुगर के 5th कार्बन का OH, शुगर के 5th कार्बन का OH फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। शुगर के 5th कार्बन का OH, शुगर के 5th कार्बन का OH जो बॉन्ड बना रहा है यहां पर फॉस्फेट के साथ, उस बॉन्ड को आप फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड में आपका एक शुगर है, आपका फॉस्फेट है, आपका बेस है। कितना फॉस्फेट? 1। कितना शुगर? 1। कितना बेस? 1। कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? 1। न्यूक्लियोटाइड में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 होगा और न्यूक्लियोसाइड में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका 1 होगा। तो अगर मैं 1 में इतना है तो 20 में 20 20 20 होंगे। फिर मैं आपको यह स्ट्रक्चर आज समझाऊंगा, यह स्ट्रक्चर मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक, अब आप यहां पर देखिएगा, हमने आरएनए की बात की थी। सर आरएनए में बेस कौन सी मिलती है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये आपकी बेस है, ये आपकी बेस है। सर इन बेस के साथ अगर शुगर जुड़ जाए, शुगर का नाम है बेटा राइबोस शुगर। तो अगर बेस प्लस शुगर को आपने क्या बोला था? आपने न्यूक्लियोसाइड बोला था। बिल्कुल सही। तो एडेनिन प्लस राइबोस इज इक्वल टू एडेनोसिन, ग्वानिन प्लस राइबोस इज इक्वल टू ग्वानोसिन, साइटोसिन प्लस राइबोस इज इक्वल टू साइटेडीन, यूरेसिल प्लस राइबोस यूरेडीन। मतलब अगर जुड़ने वाला आपके ये बेस हैं और ये शुगर है तो बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। सर अगर मैं इन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दूं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटेडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, तो सर इनको क्या बोलते हैं? बेटा इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी आकर जुड़ चुका है और इनके अनदर नेम है एडिनाइलिक एसिड, ग्वानेलिक एसिड, सैटेडिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। सर डीएनए में बताइए, डीएनए में डिफरेंस ये आया कि यहां पर यूरेसिल नहीं है, यहां पर थाइमीन है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। सर यहां शुगर में आपने डीऑक्सी क्यों लिखा? यहां आपने डीऑक्सी नहीं लिखा क्योंकि इनकी शुगर डीऑक्सी राइबोस होती है, 2nd कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता। तो सर इनको मिलाकर क्या बोलेंगे? इनको मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटेडीन, डीऑक्सी थाइमेडीन। सर इनके साथ अगर फॉस्फेट लगा देंगे तो क्या होगा? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटेडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमेडीन मोनोफॉस्फेट। सर ये सब क्या है? ये इसके अनदर नेम है। सर ये सब क्या है? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। सर ये क्या था? बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम था विलिकिन। फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने एक टेक्निक की हेल्प से डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। उस टेक्निक का नाम था
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से फ्रैंकलिन एंड विलिकिन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। और एक और साहब थे जिनका नाम था चारगफ, उन्होंने भी डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की और कुछ प्रपोजल दिए दुनिया वालों के सामने। सर वो प्रपोजल क्या थे? वो प्रपोजल ये थे कि एक डीएनए में पिरिमिडीन का अमाउंट प्यूरिन के बराबर होता है। एक डीएनए के अंदर, डीएनए में कितनी स्ट्रैंड है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड हैं। तो उन डीएनए के अंदर जो आपकी 2 स्ट्रैंड हैं उसमें जितना पिरिमिडीन मिलेगा उतना प्यूरिन मिलेगा। तो पिरिमिडीन का अमाउंट प्यूरिन के बराबर होता है। पिरिमिडीन है C+T और प्यूरिन है A+G। इसको आप यहां लेकर आए =1 जो कि कांस्टेंट होता है। बेस रेशियो, बेस रेशियो A+T एडेनिन प्लस थाइमीन, जिसमें आपका एक पिरिमिडीन है एक आपका प्यूरिन है। ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इसका जो रेशियो होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है फॉर स्पीशीज। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो डिनोमिनेटर है G+C, इसकी वैल्यू A+T से ज्यादा होती है। तो G+C A+T से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर जो वैल्यू आती है वो करीब 0.92 आती है। बट आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रोकैरियोट में जो वैल्यू आती है वो 0.92 अप्रोक्सीमेट आती है। यूकैरियोट में न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसलिए जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आती है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1.52 होती है। जिसकी वैल्यू तकरीबन 1.52 के करीब होती है। वैल्यू आपको याद नहीं रखना है। तीसरा रूल एडेनिन थाइमीन के बराबर होता है। अगर एडेनिन डीएनए में 20 है तो थाइमीन भी 20 होंगे। ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होते हैं। ग्वानिन अगर 30 है तो साइटोसिन भी 30 होंगे। और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जितने शुगर होते हैं उतने फॉस्फेट होते हैं। जितने शुगर होते हैं उतने फॉस्फेट होते हैं। आप देख सकते हैं जितना शुगर होगा उतना फॉस्फेट होगा, जितना शुगर होगा उतना फॉस्फेट होगा। तो यह चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद था डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के लिए। पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना, चैट को भी अवॉइड करना। अभी चैट में कोई नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके 2 धागे बनाए हैं। एक धागा येलो कलर से दिखाया है और एक धागा मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। सर ये 2 आपने धागे बनाए हैं, बिल्कुल सही है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमारे केस में, हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए मिलता है उसमें 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक येलो से दिखाई, एक ब्लू से दिखाई, इसलिए बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डीएनए सर्कुलर नहीं होता, ये डीएनए लीनियर होता है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ईयर था आपका 1953। और डीएनए के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। इन सब का डायमीटर अलग अलग होता है, इन सब की हेलिक्स लेंथ अलग अलग होती है, इन सब में एक टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर भी अलग होते हैं, इनमें डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर भी अलग होता है। बट हमें उसमें नहीं जाना, हमें बस इतना याद रखना है कि वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए का स्ट्रक्चर दिया वो बी टाइप का डीएनए था और वो राइट हैंडेड था। तो डीएनए हमें नहीं पढ़ने हैं कि लेफ्ट हैंडेड क्या है, राइट हैंडेड क्या है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना कि डीएनए राइट हैंडेड था। अब जब आप इसमें देखेंगे, जो ये गहराई आपको दिख रही है, ये जो पिंक कलर से डॉट दिखे, जो गहराई आपको दिखी, ये बड़ी गहराई दिखी, इसको मेजर ग्रूव बोला। और ये छोटा सा चुन्नू, इसको माइनर ग्रूव बोला। तो 1 टर्न का मतलब क्या होता है? 1 टर्न का मतलब होता है कि 1 टर्न के अंदर एक मेजर ग्रूव आएगा और एक माइनर ग्रूव आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 टर्न का मतलब क्या होता है, या 1 हेलिक्स लेंथ क्या होता है, या 1 कॉइल क्या होता है, या 1 टर्न ऑफ डीएनए क्या होता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि
इसके अंदर एक मेजर ग्रूव है और एक माइनर ग्रूव है। तो एक टर्न में कितनी सीढ़ियां हैं? एक टर्न में कितनी सीढ़ियां हैं? एक टर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियां हैं। सर सीढ़ियों का क्या मतलब है? सीढ़ियों का मतलब यह है कि अगर डीएनए की एक चेन में यहां पर एएमपी होगा तो ए के सामने टीएमपी होगा। मतलब डीएनए की जो चेन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो मैं आपको आज लिखा दूंगा। डीएनए की जो चेन होती है उसमें जो बेस पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ए के सामने टी आएगा और अगर यहां पर आपका ए है तो यहां टी आएगा, यहां जी है तो यहां सी आएगा। तो इस ए का मतलब है एएमपी, इस टी का मतलब है टीएमपी, इस टी का मतलब है टीएमपी, इस ए का मतलब है एएमपी, इस जी का मतलब है जीएमपी, इस सी का मतलब है सीएमपी। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो एएमपी न्यूक्लियोटाइड है, टीएमपी न्यूक्लियोटाइड है। एएमपी न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी है, बेस भी है, फॉस्फेट भी है, जो आपको आज दिखाया जाएगा। इस न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी है, बेस भी है, फॉस्फेट भी है। इस न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी है, बेस भी है, फॉस्फेट भी है। तो दो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस होती हैं, दो न्यूक्लियोटाइड की जो बेस होती हैं, जैसे एडेनिन और थाइमीन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, उन बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी मिलता है, बेस भी मिलता है, फॉस्फेट भी मिलता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो आपके बेस मिलते हैं उनके बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। तो यहां पर ऐसे कितने पेयर मिलेंगे? कितने पेयर मिलेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में मिलेंगे 10। और दो सीढ़ियों के बीच में, दो सीढ़ियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 3.4 नैनोमीटर, वो है 3.4 नैनोमीटर। और दो स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉन, जिसको आप डायामीटर बोलते हैं, जिसको आप डायामीटर बोलते हैं। तो अगर मैं डीएनए के डायमीटर की बात करता हूं तो आप 20 एंगस्ट्रॉन बोलोगे। दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस की बात करता हूं तो आप 3.4 एंगस्ट्रॉन बोलोगे। तो 10 इंटू 3.4 आपका 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर आपका आ जाएगा। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के अंदर आए थे कि मैंने आपसे कहा एएमपी, टीएमपी, जीएमपी, सीएमपी कि टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 1 2 3 4 4 हैं। टोटल बेस कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये 4 है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं ए और टी के बीच में? 2 हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हैं। और टोटल कितने हैं? 5 हैं। अगर एडेनिन आपका 20% दिया है, इसको परसेंटेज में ही पूछा जाता है, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानोसिन की कितनी परसेंट होगी? बच्चों अभी अभी आपको बताया गया कि जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमीन होते हैं, जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमीन होते हैं। अगर एडेनिन 20 है तो थाइमीन भी क्या होगा? 20 होगा। अगर एडेनिन 20 है तो थाइमीन भी 20 होगा। तो इसका मतलब 20 प्लस 20 कितने हो गए? 40। तो एडेनिन प्लस थाइमीन कितने हैं? एडेनिन प्लस थाइमीन कितने हो गए? एडेनिन प्लस थाइमीन हो गए 40। तो आपसे पूछा ग्वानिन और साइटोसिन कितने होंगे, तो टोटल को मैंने 100 मान लिया और 100 में से 40 माइनस कर दिया, तो ग्वानिन और साइटोसिन का टोटल अमाउंट 60 आ गया। ग्वानिन और साइटोसिन का टोटल अमाउंट 60 है, लेकिन ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। तो जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा। तो ग्वानिन भी 30 होगा, साइटोसिन भी 30 होगा, क्योंकि इनका एडिशन 60 आ रहा है। ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। दूसरा देखिए, अगर एडेनिन 10% है तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? बच्चों एडेनिन अगर 10 है तो थाइमीन कितना हो गया? 10 हो गया। तो एडेनिन और थाइमीन का टोटल हो गया 20 बेस। और हमें मालूम है कि अगर एडेनिन और थाइमीन के 20 बेस हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 हस्बैंड हैं और 2 वाइफ हैं,
तो कपल कितने हो गए, ये कपल आपके कितने हो गए, ये आपके कपल हो गए 2। मतलब टोटल लोग 4 हैं, कपल आपके हो गए 2। तो अगर एडेनिन और थाइमीन आपके 20 हैं, अगर मैं आपसे कहूं 10 हस्बैंड हैं 10 वाइफ हैं, तो कपल कितने हो गए, लोग टोटल 20 हैं बट कपल कितने हैं, कपल आपके 10 हैं। तो अगर टोटल बेस 20 हैं तो कपल कितने हो गए 10, मतलब बेस पेयर हो गए हैं 10। और एक बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 10 बेस पेयर में 20 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो यहां पर 20 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। सर गुआनिन और साइटोसिन कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर दे एडेनिन और थाइमीन के 20 बेस, तो 80 बेसिस आपका आ गया। 80 बेसिस में 40 हस्बैंड हैं 40 वाइफ हैं, तो अगर टोटल लोग 80 हैं तो कपल कितने होंगे, कपल होंगे 40। तो एक बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 40 में कितने होंगे, 40 इंटू 3 120, तो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। इफ एडेनिन इज इक्वल टू 120, अगर एडेनिन आपका 120 है, टोटल 20 टर्न्स इन डीएनए, टोटल नंबर ऑफ pyrimidine विच फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। आपसे यह पूछा कि ऐसे pyrimidine बताइए जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों एडेनिन आपका क्या है, एडेनिन आपका क्या है, एडेनिन आपका प्यूरीन है। थाइमीन आपका क्या है, थाइमीन आपका pyrimidine है। गुआनिन क्या है, प्यूरीन है। साइटोसिन क्या है, pyrimidine है। आपसे pyrimidine नहीं पूछा, आपसे pyrimidine वो वाला पूछा जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। pyrimidine तो थाइमीन भी होता है बट वो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। मतलब वो pyrimidine पूछा है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसको छोड़ के pyrimidine डीएनए में कौन सा मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। इसका मतलब साइटोसिन के अमाउंट के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आपके टोटल 20 टर्न्स हैं, टोटल 20 टर्न्स हैं, तो बच्चों टोटल 20 टर्न्स हैं। एक कॉइल में एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं, तो 20 टर्न्स में कितने बेस पेयर होंगे, 20 टर्न में 200 बेस पेयर होंगे। और 200 बेस पेयर मतलब टोटल बेस कितने होंगे, 400 होंगे। तो आपको एडेनिन 120 दिया गया है, तो जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमीन होता है। तो एडेनिन 120 है, थाइमीन 120 है, तो टोटल हो गया 240। गुआनिन और साइटोसिन कितना होगा, गुआनिन और साइटोसिन टोटल में से 240 निकाल दीजिए, टोटल है 400 और इसमें से 240 निकाल दीजिए तो आपका आएगा 160। जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा। इन दोनों का एडिशन 160 है, तो फिर गुआनिन 80 साइटोसिन 80 और दोनों का एडिशन 160। तो आपसे वो pyrimidine पूछा है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आंसर आपका आया 80। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, हो सकता है कल कुछ चीजें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में ज्यादा व्यस्त हो गए होंगे, बट कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सॉल्यूशन ना निकले। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है तो आप मुझे यस सर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को क्लास में लिखने का समय नहीं मिलता, हर क्लास एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता लिखने का, तो कभी पहली बार मैं कोशिश करूंगा ऐसा अब दोबारा कभी ना हो, लेकिन कभी अगर ऐसा 8 या 10 क्लास में एक बार हुआ तो आप कोशिश करिएगा उस टाइम आप पेन रख दीजिए और पूरा का पूरा समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी उतारने के चक्कर में हो सकता है उनको आधी चीजें समझ में ना आए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा आपके साथ ना हो। अब पूरा का पूरा यहां पर फोकस करना, इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपके सामने ही लिखूंगा और आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से आप नोट्स बनाइएगा और पूरा का पूरा फोकस करिएगा।
तो कल जो पीपीटी आई थी जिसमें लिखा था ये मैं कल बताऊंगा, उसको स्किप कर देना। यहां पर मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, आपके सामने लिखूंगा यहीं पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। ये टॉपिक हमने कहा था कि आपको कल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए यहां, फटाफट आ जाइए, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा अच्छे से फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी जाएगी वो आपकी जाएगी फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये आज का समझना बहुत जरूरी रहेगा, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो ध्यान से समझना, अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, हम डीएनए का स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। हमने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में कितने पॉइंट पढ़ाए थे? हमने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में जे पॉइंट तक मैं आपको लेकर आ गया था, जे पॉइंट तक। तो जे के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे के बाद आता है के। तो हमने आपको जे तक पढ़ा दिया था और उसके बाद हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे, जस्ट काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, क्वेश्चंस कराए थे। और जे के बाद आपका नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है के। तो जे के बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है के। तो के मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि के नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के नहीं है ये, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं। आ जाओ। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने यहां पर एक लाइन खींची, ये मैंने एक लाइन खींची और ये मैंने दूसरी लाइन खींची और यहां पर आपका न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 1 2 3, 3 ही बनाता हूं, 4 की जगह ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियोटाइड हैं। मान लीजिए यहां पर एडेनिन है, यहां पर थाइमीन है, यहां पर थाइमीन है, यहां पर एडेनिन है, यहां गुआनिन है, यहां पर साइटोजीन है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, एडेनिन और थाइमीन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, थाइमीन और एडेनिन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोजीन के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहां समझाऊंगा, फिर डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही चेन में, देखिए ये कौन से बॉन्ड हैं? ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। अब मैं ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं, ये मैं आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। मैं एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर आपका बनाने जा रहा हूं। ये मैंने यहां पर इस तरीके से आपका बनाया शुगर, ये मैंने आपका बना लिया यहां पर शुगर, और इस शुगर पर यहां पर अटैच है बेस, और उस बेस को मैंने बोल दिया एडेनिन, उस बेस को मैंने बोल दिया एडेनिन। ये है आपका शुगर। फिर मैं कार्बन नंबर देता हूं 1 2 3। थर्ड कार्बन पर यहां प्रेजेंट होता है OH, बिल्कुल सही है। सेकंड पे क्या था? H और H, उसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। ये है आपका फोर्थ कार्बन, और उसके बाद आपका यहां पर है आपका ये आपकी, हां ऐसे ये, तो यहां पर आपका प्रेजेंट था CH2O, CH2O। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको, इस हेडिंग को थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा यहां स्पेस मिल जाए, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे करके। तो बच्चों यहां पर है आपका O, ये है आपका P, ये है डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका प्रेजेंट है O, और यहां आपका प्रेजेंट है O। तो बच्चों ये कार्बन हो गया, कौन सा कार्बन? ये कार्बन हो गया 5th कार्बन। तो मैंने ये बनाया, देखिए ये वाला बनाया, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर AMP, इसको हम बोलेंगे AMP।
AMP के अंदर 5th कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट। तो शुगर के 5th कार्बन पर होता है आपका फॉस्फेट, बिल्कुल सही है। और यहां 1st कार्बन पर आपका अटैच है बेस, और ये जो चीज आपको दिखी इसको आप बोल रहे हैं शुगर। ये है शुगर, ये है बेस, और ये है आपका फॉस्फेट। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब देखिए मैं ए के नीचे टी बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ए के नीचे आपका टी बनाऊंगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। ए के नीचे मैं आपका टी बनाने जा रहा हूं, और 3rd कार्बन पर OH होता है, याद रखिएगा। तो मैंने यहां पर आपका, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? मैं टी बनाने जा रहा हूं। एक ही चेन में एक न्यूक्लियोटाइड के नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो बेस है, यहां पर ये जो बेस है, ये है आपका थाइमीन। कार्बन नंबर दे देता हूं 1 2 3, और ये है आपका 4th, और ये है आपका 5th। तो अब आप देखिए 3rd पे क्या प्रेजेंट है? 3rd पे ये है H और ये है OH। तो अब पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, ये है 5th कार्बन जिसको मैं बोल रहा हूं CH2। CH2 ये है आपका O, और O के बाद ये है आपका P, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका O नेगेटिव, और ये रहा आपका OH, ये है आपका OH। तो अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो होता क्या है? होता क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहां से ये H और ये OH निकल जाता है। ये H और ये OH यहां से निकल गया। तो जब ये H और OH यहां से निकल गया, आपका वाटर यहां से निकल गया, आपका वाटर यहां से निकल गया, यहां से OH और ये H आपका निकल गया। अब वाटर को निकाल के जो चीज बची, मैं वो यहां पर एज इट इज बना दूंगा, एज इट इज बना दूंगा। तो इस प्रोजेक्ट के को यहां से थोड़ा सा साइड ले जाते हैं, पता नहीं ये प्रोजेक्ट के क्या है, ठीक है, ये हम साइड में ले गए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से वाटर को निकाल देता हूं। तो ये रहा हमारा ये, फिर ये, फिर ये, और ये, और ये करके दिखाओ। और ये आपका यहां पर है एडेनिन, और उसके बाद आपका 1 2 3, ये आपका H, ये आपका 4th, और इसके बाद यहां पर था CH2, यहां पर है O, यहां पर है P, ये O, ये आपका O, और ये आपका O। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन था आपका 5th कार्बन। पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पलके ना झपक पाए। यहां से H और OH निकला, तो क्या बचा? यहां पर O बचा, ये रहा O, ये रहा O, H और OH निकला, ये O इस P के नीचे आएगा, ये O इस P के ऊपर आएगा। ये देखिए, ये रहा आपका P, OH हट गया, ये H हट गया, ये बॉन्ड इस O के साथ आ गया। देख लीजिए, ये बॉन्ड इस O के साथ आ गया। नीचे है आपका P, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन, इसके नीचे है आपका CH2, और फिर ये आपका डंडा आया, और उसके बाद जब ये डंडा आया तो ये एज इट इज आपका ऐसे आया, ये आपका ऐसे आया, ये आया, और ये आया, और मजा आया, मजा आया। यही तो चाहिए था सर। ये देख लीजिए, ये आपको मजा आया। 1 2 3 4th, और ये कार्बन है 5th कार्बन, और यहां 3rd। यही वाला चाहिए था सर, यही तो फ्लेवर चाहिए था हमें। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में यही तो चाहिए था सर, ऐसा चाहिए था। बढ़िया से नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ। अब हम 1 मिनट के अंदर नोट्स उतार लेंगे पूरा का पूरा। यही तो चाहिए था। अरे तो लेना, बस जो मांगोगे वो मिलेगा, जो नहीं मांगोगे वो भी मिलेगा।
अपने को, तुमको, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे पेरेंट्स को एक ही चीज मांगता है, दुनिया नहीं मांगता, सिलेक्शन मांगता है नीट में, वो तुम दे देना। आ जाओ। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बताइए, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, एक ही चेन में, एक ही चेन में, एक ही चेन में, एक ही चेन में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड formed between two nucleotide in single chain, एक ही चेन में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिफ्थ पर कार्बन, थर्ड, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट, थर्ड कार्बन पर OH, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट। ये देखिए, ये कौन सा कार्बन है? ये फिफ्थ कार्बन है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर के न्यूक्लियोटाइड पर, तीन बार बोलूंगा, तीन बार बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तीन बार बोलूंगा ध्यान से। दूसरे नंबर के न्यूक्लियोटाइड पर, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर का फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के थर्ड कार्बन के OH के साथ जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर से आओ, नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड के शुगर का फिफ्थ कार्बन पर जो फॉस्फेट है, वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के थर्ड कार्बन के OH के साथ पानी निकालकर जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर से आओ, सेकेंड वाला न्यूक्लियोटाइड के शुगर का फिफ्थ कार्बन पर जो फॉस्फेट है, वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का थर्ड कार्बन पर जो OH है, उसके साथ पानी निकालकर जो बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। तो तेरा कौन सा, तेरा कौन सा, मेरा थर्ड कार्बन, तेरा कौन सा, मेरा थर्ड कार्बन, तेरा कौन सा, तेरे न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन, मेरा फिफ्थ कार्बन, तेरा थर्ड कार्बन का OH, तेरा फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि थर्ड, मैं लिख सकता हूं 3 प्राइम OH ग्रुप, 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ शुगर। 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ शुगर का मतलब क्या हुआ? शुगर के थर्ड कार्बन, 3 प्राइम का मतलब है थर्ड कार्बन, 3 प्राइम का मतलब है थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप किसका? शुगर का। फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विथ किसके साथ? विथ फॉस्फेट
ऑफ विथ फॉस्फेट ऑफ किसका फॉस्फेट, किसका फॉस्फेट, फॉस्फेट ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ऑफ शुगर, फॉस्फेट ऑफ शुगर किस कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर, फॉस्फेट ऑफ शुगर ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बना 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम मतलब ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के थर्ड कार्बन का OH, 5 प्राइम का मतलब नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए। इससे पहले वाला यस मैं देख नहीं पाया था, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। तो फिर ये वाले बॉन्ड, ये और ये और ये, तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हुए, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक, तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हुए, तो आप बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 4। एक चेन में कितने हुए, 2। पहला बनेगा एडेनिन और थाइमीन के बीच में, दूसरा बनेगा थाइमीन और ग्वानिन के बीच में। ठीक इसी प्रकार से इस चेन में पहला बनेगा थाइमीन और एडेनिन के बीच में, दूसरा बनेगा एएमपी और सीएमपी के बीच में। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर हो गए हैं आपके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पर हो गए हैं 4, यहां पर आपके हो गए हैं 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जल्दी से उतार लीजिए, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मेरे साथ साथ आपने काफी लोगों ने उतार लिया होगा। जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। अब टाइम 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने मेरे साथ उतार लिया होगा काफी, तो यहां थोड़ा सा आपको कंपेंसेट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उतार लीजिए जल्दी, फिर भी 1 मिनट तो मैं दूंगा ही नैतिकता के आधार पर। डन। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला देखिए, एक क्वेश्चन के रूप में देखिएगा, एक क्वेश्चन के रूप में देखिएगा। यहां मैंने एक लाइन खींची और यहां पर मैंने आपकी एक लाइन खींची, ठीक है, और मैंने आपको बोला यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां है आपका, ये मैंने यहां पर आपका दे दिया है एडेनिन, यहां पर दे दिया थाइमीन, यहां ग्वानिन, यहां साइटोसिन, यहां थाइमीन, यहां पर एडेनिन दे दिया, और यहां पर आपका साइटोसिन,
यहां पर ग्वानिन दे दिया। अब एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमीन और एडेनिन के बीच में 2, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए नंबर ऑफ, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं। तो और दूसरा मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ बेसेस कितने हैं। फिर आप मुझे बताइए इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं। फिर मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। और मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ शुगर कितना है। और मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ फॉस्फेट कितना है। और फिर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर आपका नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, शाबाश। नंबर ऑफ बेस पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ बेस पेयर हो गए 4। नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, नंबर ऑफ बेस हो गए 8, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं 8। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हो गए 8। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करिए, 3 4 5, 5 और 5, 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए 10। नंबर ऑफ शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, तो 8 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो शुगर भी कितने हो गई, 8 हो गई। एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, नंबर ऑफ फॉस्फेट कितने हो गए, 8 हो गए। नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गए आपके 1 2 3 और आपके हो गए 6। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस -2 इज इक्वल टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इज इक्वल टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जितनी बेस है, बेस कितनी दी है, बेस दी है 8, उसमें से कितने माइनस करोगे, 2, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना आया, 6 आया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका जो आया वो आपका 6 आया। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब एक स्टेटमेंट है, बताइएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वी रिक्वायर्ड minimum, we required minimum 2 nucleotide to define, 2 nucleotide to define phosphodiester bond. We required minimum 2 nucleotide to define phosphodiester bond. We require minimum 2 nucleotide in one chain, in one chain to define phosphodiester bond. बताओ ट्रू है या फॉल्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ट्रू है। हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए एक चेन में 2 न्यूक्लियोटाइड चाहिए।
दो न्यूक्लियोटाइड हैं बट एक न्यूक्लियोटाइड इस चेन में है, एक न्यूक्लियोटाइड इस चेन में है, आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डिफाइन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, दो न्यूक्लियोटाइड चाहिए बट एक ही चेन में चाहिए। मैं कहूं आपसे कि वी हैव वन न्यूक्लियोटाइड इन वन चेन and another nucleotide in another chain. Can you define phosphodiester bond, guys? Yes or no? No. We require at least two nucleotide but in single chain. So in order to define phosphodiester bond, we must have two nucleotide in single chain. But if I'm saying कि we have one nucleotide in one chain, another nucleotide in another chain, you can't define phosphodiester bond. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वी रिक्वायर मिनिमम टू न्यूक्लियोटाइड टू डिफाइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बिल्कुल सही है, इन सिंगल चेन। चलो लेवल को बढ़ा देते हैं, लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा इफ वी हैव 1000 बेस पेयर, अगर मेरे पास 1000 बेस पेयर हैं तो आप मुझे बताइए टोटल बेस कितनी होगी। सर टोटल बेस होगी 2000। बिल्कुल सही है। तो अब आप मुझे बताइए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे। सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 2000 होंगे। अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि सर डेटा इज नॉट सफिशिएंट, डेटा सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब तक आप एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन इनमें से किसी एक का नंबर नहीं बताओगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। जब तक आपको 1000 बेस पेयर दिए लेकिन आपको कुछ नहीं बताया कि एडेनिन कितना है, थाइमीन कितना है, ग्वानिन कितना है, साइटोसिन कितना है, जब कुछ बताया ही नहीं तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बता सकते। एटलीस्ट आपको एडेनिन बताया होता तो आप थाइमीन निकालते, फिर ग्वानिन निकालते, फिर साइटोसिन निकालते, फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड बता पाते। तो आप यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आप यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैंने आपसे पूछा कि यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे बताओ। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 1000 में से 2 माइनस मत करना, 2000 में से माइनस करना। टोटल बेस -2, तो टोटल बेस कितनी है? टोटल बेस है 2000, तो 2000 में से 2 माइनस कर देना तो आपका आएगा 1998। तो आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे 1998। ये लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे लीजिए। ठीक है, वी हैव 3 बेस पेयर इन ई कोलाई बैक्टीरिया। टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? क्वेश्चन ऑफ द डे बताओ जरा। अबे अभी कहां से वीडियो कॉल कर लूं, अभी तो यहां पढ़ाने दे पहले। बताइए, इफ वी हैव 3 बेस पेयर इन ई कोलाई बैक्टीरिया देन टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? ठीक है, आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, आजा। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है।
कुछ चीजें टाइम पे अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें टाइम पर अच्छी लगती है, गोल गोल घूमेंगे। कैसा डीएनए होता है? ई कोलाई प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट का डीएनए होता है सर्कुलर। कितने बेस पेयर हैं? कितने बेस पेयर हैं? एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर। मान ले यहां एडेनिन है, मान ले यहां पर, मान ले यहां पर एडेनिन है, यहां थाइमीन है, यहां ग्वानीन है, यहां साइटोजीन है, यहां थाइमीन है, यहां एडेनिन है। अब जरा काउंट कर, अब जरा काउंट कर, अब जरा काउंट कर। पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होगा? टी और सी, ए और सी, ए और टी। देखिए टी और सी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सी और ए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ए और टी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहां पर देख, ए और जी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जी और टी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, टी और ए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 6। तो बच्चों याद रखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोकैरियोट दिया है या यूकैरियोट दिया है। जब प्रोकैरियोट दिया होगा तो भाई जितने बेस उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो प्रोकैरियोट के अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यह फॉर्मूला लागू होता है किसके लिए? यूकैरियोट के लिए। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाता है। तो प्रोकैरियोट में आप देख लीजिए जितने बेस, 3 बेस पेयर हैं, तो बेस कितने थे? बेस थे 6, तो टोटल बेस थे आपके 6। तो यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो आपका इक्वल होता है टोटल बेस के। किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। तो ये चीज आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आप फटाफट यस लिख दीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो फटाफट आप यस लिख दीजिए, फटाफट आप यस लिख दीजिए, फटाफट आप यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप फटाफट यस लिख दीजिए। जल्दी से आप फटाफट यस लिख दीजिए अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। तो इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका, ये हम, इसके बाद है आपका, जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। आज क्लास 6 बजे तक होगी क्योंकि मैंने 20 मिनट आपको रिवीजन भी दिया है और मैं आपके साथ साथ लिख भी रहा हूं, देख लीजिए। और इसके बाद तो हम पता नहीं कब मिलेंगे, मतलब लेट मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा क्लास आज 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे क्योंकि मुझे एनसीईआरटी भी रीड करनी है। एनसीईआरटी भी लगा के लाया हूं मैं। जल्दी से डन कर दीजिए, जल्दी से डन कर दीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। अब तो आप मेरे साथ साथ लिख लेते होंगे, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब अगला 15 मिनट दे देना बस मुझे, अगले 15 मिनट दे देना, मजा आ जाएगा। अगले 15 मिनट दे देना, पूरा का पूरा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहां से, कौन गई? ये गई, ये ऐड कर लेते हैं यहां पर। ध्यान से देखिएगा, के के बाद आएगा आपका एल, एल के बाद आएगा एम और एम के बाद आएगा आपका एन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो डीएनए है, डीएनए का बैकबोन क्या है,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो डीएनए है, डीएनए का बैकबोन क्या है, तो डीएनए का जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट, ये जो मैंने आपको दिखाया गया था, देखिए ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, फिर आएगा शुगर, फिर आएगा फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। तो बच्चों ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एक ही चेन में न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हुए हैं, एक ही चेन में न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं। तो शुगर फॉस्फेट, शुगर, फिर अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट। तो जो बैकबोन होता है डीएनए का वो आपका होता है शुगर फॉस्फेट, वो आपका होता है शुगर फॉस्फेट। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा, हु प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डीएनए। नेक्स्ट जो आपका जाएगा, नेक्स्ट आपका एम पॉइंट, हु प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए को दो लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डीएनए को दो लोग आपके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? दो लोग हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पहला है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस। और दूसरा है आपका बेस स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? बेस स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों आपने अपने घर में लोहे की सीढ़ियां देखी होंगी जो ऐसे गोल गोल घूमती हैं, ऐसे घरों में होती हैं। एक मंजिल से दूसरी मंजिल या दूसरी से तीसरी मंजिल में जाने के लिए घरों में बाहर ऐसे लोहे की सीढ़ियां लगाई जाती हैं, ऐसे गोल गोल घूमती हैं। उसकी एक पैड़ी, फिर ये दूसरी पैड़ी, फिर ये तीसरी पैड़ी, फिर ये चौथी पैड़ी। तो डीएनए जो होता है उस डीएनए के अंदर, ये जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर ये जो आपका इस तरीके से डीएनए होता है, इस डीएनए में आपके ये जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन बेसेस, ये जो बिटवीन बेसेस जो बॉन्ड होते हैं, एक बेस पेयर के नीचे दूसरा बेस पेयर, एक के नीचे दूसरा बेस पेयर, इसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग। ये यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, एक के ऊपर दूसरी पैड़ी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। तो इस चीज को आप बोलते हैं बेस स्टैकिंग, इसको आप बोलते हैं बेस स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, इसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग। और एम के बाद आपका आता है, दो पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं जिसमें 15 से 20 मिनट जाएंगे। एक है आपका कि जो डीएनए इज एंटी पैरेलल, कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर डीएनए की दो चेन है, अगर यहां पर 5 प्राइम है, यहां 3 प्राइम है। पहले तो सर 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब बताइए क्या है? 5 प्राइम का मतलब होता है 5th कार्बन पर फॉस्फेट, और 3 प्राइम का मतलब होता है 3rd कार्बन पर OH। तो आप मुझे बताइए इसका कौन सा एंड फ्री है? इसका 5th कार्बन का फॉस्फेट फ्री है। यहां क्या फ्री है? यहां 3rd कार्बन का OH फ्री है। फिर से समझिएगा, मान लीजिए अभी आपके कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो सबसे ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5th कार्बन पर फॉस्फेट फ्री है,
और उसी चेन में जो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके शुगर के थर्ड कार्बन का OH ग्रुप फ्री है। फिर से समझिएगा, मान लीजिए एक चेन में सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, मान लीजिए एक चेन में सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन का फॉस्फेट फ्री है और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3rd कार्बन का OH फ्री है। तो ये आपका यहां पर आपका 5 प्राइम, 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम और 5 से 3 प्राइम। तो आप देख लीजिए यहां पर, ये देखिए इसका 5 प्राइम 5th कार्बन, 3rd कार्बन पर OH, फिर इसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट, इसके 3rd कार्बन पर OH। तो सिंथेसिस कैसे हुई? एक ही चेन में सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, बट ये जो बॉन्ड बना ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि इसके 3rd कार्बन का OH और इसके 5th कार्बन का फॉस्फेट। तो फिर से देखिएगा, इसका 5th कार्बन का फॉस्फेट, यहां पर 3rd कार्बन का OH, इसका 5th कार्बन का फॉस्फेट, बट इसके 3rd कार्बन का OH इसके 5th कार्बन के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना गया, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का OH ग्रुप फ्री है। तो जो सबसे ऊपर होगा, मान लीजिए ये एक चेन है और इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बात को समझो, तो मुझे बताइए 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, किसका फॉस्फेट फ्री होगा? बताओ जरा, किसका फॉस्फेट फ्री होगा? नंबरिंग में बताओ, किसका फॉस्फेट फ्री होगा, किसका OH फ्री होगा? किसका फॉस्फेट फ्री होगा, किसका OH फ्री होगा? किस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट फ्री होगा? बताओ, किस न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट फ्री होगा? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के, ये जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर होता है, उस शुगर का जो 5th कार्बन होता है उस पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, इसलिए इसको बोलते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये जो आखिरी है, जो आपका 10th न्यूक्लियोटाइड है, आखिरी न्यूक्लियोटाइड 10th न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर होता है, उस शुगर का जो 3rd कार्बन होता है उस पर होता है OH ग्रुप, उस पर होता है OH ग्रुप। इसको बोलते हैं 3 प्राइम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या होता है, तो 5 प्राइम का मतलब होता है 5th कार्बन पर फॉस्फेट, 5th कार्बन पर फॉस्फेट, 5th कार्बन पर फॉस्फेट। अगर कोई पूछे कि 3 प्राइम का मतलब क्या है, 3 प्राइम का मतलब होता है शुगर के 3rd कार्बन पर कौन सा ग्रुप? आपका OH ग्रुप। तो ये आपको समझ में अगर आया तो आप यस लिखिए। ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो अगर यहां 5 से 3 है तो यहां होगा 3 से 5, यहां होगा 3 से 5। तो अब इसको समझना है कि डीएनए एंटी पैरेलल है। अगर एक स्ट्रैंड, इफ वन स्ट्रैंड run 5 to 3, then another complementary strand, run 3 to
5। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहां 5 है 3 है तो यहां 3 होगा, यहां 5 होगा। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करिएगा। बस एक डायग्राम आपको समझाना है, पूरा अच्छे से समझिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से समझिएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये डायग्राम से समझाऊंगा, एंटी पैरेलल डायग्राम समझाऊंगा कि 3 ऊपर कैसे आया, 5 नीचे कैसे आया, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब यहां पर अगर फॉस्फेट है, यहां पर OH है, तो यहां पर OH होगा और यहां पर फॉस्फेट होगा, उल्टा होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा। मतलब तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारा सिर ऊपर है, टांग नीचे है, लेकिन तुम्हारे बगल में जो खड़ा है उसकी टांग ऊपर है और सिर नीचे है। ये मेरे को तुम्हें समझाना है। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी मुंडी ऊपर है, मेरी टांगे नीचे हैं, और मेरे बगल में जो खड़ा है उसकी टांगे ऊपर हैं और उसकी मुंडी नीचे है। ये मुझे तुम्हें समझाना है डायग्राम से, ये मुझे तुम्हें समझाना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया जो आपका यहां पर मिलेगा उसका अपोजिट वहां पर मिलेगा। देखिएगा आप, अगर यहां T है तो T का कॉम्प्लीमेंट्री A, यहां A है तो A का कॉम्प्लीमेंट्री T। तो आप जरा देखिए, अगर यहां T है, यहां A है, यहां G है, तो T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? A होगा। A का कॉम्प्लीमेंट्री होगा T, G का कॉम्प्लीमेंट्री होगा C। लिख लिया होगा आपने। अब बस एक डायग्राम आप समझ लीजिए, ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, पूरा का पूरा फोकस करना, जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना। अभी ये आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, बस एक ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, पूरा का पूरा पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा। लाइट ऑफ कर दूंगा तो काम खराब हो जाएगा। लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, टीचर की बात मानो। मैं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे पे छोड़ दो, आप मेरे पे छोड़ दो, बस। लाइट ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा अच्छे से देखना। अरे मैं बनाऊंगा, मैं यहां पे बनाऊंगा, मैं यहां पे बनाऊंगा, चिंता क्यों करता है? मैं यहां पे बनाऊंगा, चिंता क्यों करता है? ये देख, ये देख, ये ठीक है, ये और ये, बता ये क्या है? ये शुगर है, ये रही शुगर। तू इसको देख मत, तू इसको देख, जो मैं बना रहा हूं तू उसको देख, वो तेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। देख, ये है शुगर, शुगर का कार्बन देखिए, शुगर का कार्बन देखिएगा आप, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है आपका 4th, और यहां पर आपका होगा 5th कार्बन। क्या होगा? 5th कार्बन, CH2, ये है O। बताओ जरा इसके साथ क्या जुड़ेगा? बताइए, इस O के साथ क्या जुड़ेगा? इसके साथ आपका जुड़ेगा फॉस्फेट। बिल्कुल सही है, इसके साथ आपका जुड़ेगा फॉस्फेट। तो आप देख लीजिए, कार्बन नंबर भी देख लीजिए, 4th, और 4th के बाद ये है आपका 5th कार्बन। तो शुगर हो गई 1 2 3 4th, और ये 5th कार्बन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा।
पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करिएगा। ये हमने बनाई आपकी शुगर और ये रहा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये CH2, ये O, और इस O के साथ क्या था? इस O के साथ था गुरुजी, O के साथ था फॉस्फेट। कार्बन नंबर क्या है? कार्बन नंबर है 5th, तो इसको बोला 5 प्राइम, इसको बोला 5 प्राइम। ठीक है, अब इसमें मैं बेस दिखाता हूं। बेस कहां पर है? बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर है। बेस मैंने दिखाई है थाइमीन, थाइमीन है पिरामिडीन, थाइमीन है पिरामिडीन। तो यहां पर ये मैंने आपकी दिखाई बेस, बेस का नाम है थाइमीन। ये आपको दिखा दिया। अब थाइमीन देखिए, थाइमीन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा है, किसके साथ? एडेनिन के साथ जुड़ा है। ठीक, अब मैं यहां पर, अब ये एडेनिन कहां होगा? ये एडेनिन कहां होगा? ये एडेनिन किसी ना किसी पे होगा, बिल्कुल सही है। अब मैंने यहां पर ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, और ये किया, और फिर आपका ये किया। अब आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करिएगा। अब इसकी काउंटिंग करनी है, इसकी काउंटिंग करनी है कार्बन नंबर की। ये रहा आपका कार्बन नंबर फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन हो गया, ये आपका फोर्थ कार्बन हो गया, और इस फोर्थ कार्बन पे आपका ये है फिफ्थ कार्बन, जिसको मैं बोल रहा हूं CH2O, और इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है क्या? इसके साथ जुड़ा है फॉस्फेट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बताओ जरा थर्ड कार्बन पर क्या होगा? थर्ड कार्बन पर क्या होगा? थर्ड कार्बन पर होगा OH। तो OH कहां पर है? OH थर्ड कार्बन पर है। तो अगर OH थर्ड कार्बन पर है तो इसको बोला 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। एक चेन में ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरे चेन में ये न्यूक्लियोटाइड। आ गया होगा स्वाद? अरे आ गया होगा स्वाद? स्वाद आया ना? देख लीजिए, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। तो यहां 5 है, यहां क्या है? 3 है। तो ये एक चेन में TMP है, एक चेन में आपका क्या है? एक चेन में आपका AMP है। एक चेन में घबराना है ही नहीं, इसको देखना ही नहीं था, इसको देखना ही नहीं था, इसको देखना ही नहीं था। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन पर आपका है फॉस्फेट, और यहां पर 1 2 3 थर्ड कार्बन पर OH फोर्थ, और ये है आपका कार्बन नंबर है आपका फिफ्थ, ये है कार्बन नंबर आपका फिफ्थ। अब आपका, हां इसको नोट कर लो, इसको नोट करना है बेटा, इसको नोट करना है। अब आपका घर पे क्या होमवर्क रहेगा? आपका घर पे होमवर्क रहेगा कि आप इसके नीचे, चलो आप इसके नीचे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। अब ये थर्ड कार्बन है, तो थर्ड कार्बन का क्या लिया होगा? OH लिया होगा। थर्ड कार्बन का OH लिया होगा। फिफ्थ कार्बन का क्या लिया होगा आपने? फॉस्फेट लिया होगा, बिल्कुल सही है। थर्ड कार्बन का क्या लिया होगा? OH लिया होगा। फिफ्थ कार्बन का क्या लिया होगा? फॉस्फेट लिया होगा, बिल्कुल सही है। तो अब इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको फॉस्फेट लाना है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको क्या लाना है? फॉस्फेट लाना है। तो ये आप दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या लाएंगे? फॉस्फेट लाएंगे। अब बताओ ये फॉस्फेट किसका है? ये फॉस्फेट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का है। ये फॉस्फेट किसका है? ये फॉस्फेट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का है, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का है। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने यहां पर एक आपका न्यूक्लियोटाइड बनाया, ये और ये, ठीक है। कार्बन नंबर देखिए, ये है पहला कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और उसके बाद आपका यहां पर पांचवा कार्बन होगा जिसको आप बोलेंगे CH2, और यहां आपका होगा CH2, और यहां होगा O, और ये होगा आपका फॉस्फेट। तो अब आप देख लीजिए, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड आपका बनेगा, इस बॉन्ड को आप बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको आप बोलेंगे, और ये मैंने ढंग से आपको पहले सिखा दिया, ये मैंने आपको ढंग से सिखा दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहां थर्ड, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इस P का मतलब क्या है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ में आई तो यस लिख दीजिए, क्योंकि ये चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी ढंग से बता चुका हूं एक चेन में कैसे आपका बनेगा। तो आप देख लेना, यहां आखिरी में 3 प्राइम एंड फ्री है, यहां आखिरी में 5 प्राइम एंड फ्री है। तो अगर आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। अगर आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम एंटी पैरेलल समझ में आ गया तो आप यस लिख दीजिए। बाकी तो आप इसमें चाहे 20 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के टाइम वेस्ट कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। दो के बीच में आपका कैसे बॉन्ड बनेगा वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। तो मेन आपको यह बताना था कि एक चेन का 5 प्राइम फ्री होगा, वो एक चेन में नीचे 3 प्राइम होगा, तो दूसरी चेन में ऊपर 3 प्राइम होगा, नीचे आपका 5 प्राइम होगा, नीचे आपका 5 प्राइम होगा। तो ये आपको बताना था, ये मुझे आपको बताना था। तो बच्चों हम वापस से वहीं पर आ जाते हैं, हम वापस से वहीं पर आ जाते हैं, हम वापस से वहीं पर आ जाते हैं। आपका डीएनए एंटी पैरेलल है, ये रहा, डीएनए इज एंटी पैरेलल। तो आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब समझ में आ गया, आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब समझ में आ गया। एल एम, एम के बाद आता है एन, और एन के बाद आएगा आपका ओ। तो जो एन है, एन के बाद आपका जो आएगा वो आपका आएगा ओ। तो ओ को भी देख लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगला जो आपका जाएगा वो जाएगा आपका ओपिया, ओ, ध्यान से देखिएगा ओ। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, एक लाइन लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, हाँ, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अगर ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है, मैं आपका डीएनए की दो स्ट्रैंड बना रहा हूं, पूरा फोकस करना, डीएनए की दो स्ट्रैंड बना रहा हूं, ये मैंने डीएनए की आपकी दो स्ट्रैंड बनाई, ये मैंने दो स्ट्रैंड आपकी बनाई। तो इन्होंने कहा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड इज यूनिफॉर्म। वाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दो स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म क्यों है, वो आपका यूनिफॉर्म क्यों है, वो आपका यूनिफॉर्म क्यों है, वो आपका यूनिफॉर्म क्यों है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, पूरा का पूरा समझना अच्छे से। यहां पर मैंने, अरे दो चार लुखे आ गए यहां पर, अरे यहां देख लो दीवानो, यहां देख लो, यहां देखो फटाफट, पूरा का पूरा एक लुक्खा लिख रहा है रॉन्ग, एक लुक्खा लिख रहा है ये, एक लुक्खा लिख रहा है क्रॉस। अरे 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 दीवानो, मैं बताता हूं क्या हुआ आज, ठीक है।
मुझे एक चीज पता चली, बहुत खतरनाक पता चली आज। पता है क्या पता चली? बताता हूं। टमाटर हो गए हैं महंगे, ठीक। तो ये दो चार हैं लुखे, इनको बोला गया कि ये टमाटर लाने हैं, तो टमाटर लाने के तो पैसे थे नहीं आज, तो इनको अठन्नी चवन्नी दे के लक्ष्य बैच में भेज दिया। बोला जाओ और वहां पर करो, तो अब इनको थोड़ा सा कुछ मिलेगा। उसके बाद ये लुखे आज जाके टमाटर खरीदेंगे। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इनको अब्यूज किया जाए, वो सही चीज नहीं है। दूसरा है गॉड ब्लेस यू बोला जाए। तीसरा है ब्लॉक करा के गॉड ब्लेस यू बोला जाए। ठीक है, ब्लॉक कराना ताकत का गलत इस्तेमाल है, उसमें मजा नहीं है। ठीक है, ब्लॉक तो वैसे मैं करा ही रहा हूं। कल भी मैंने ऐप में चैट खोली थी, दो चार लुखे थे जो बता रहे थे कि सर पढ़ाते कैसे हैं, मेरे को बता रहे थे सर पढ़ाते कैसे हैं। उनको मैंने ब्लॉक भी कर दिया है। क्लास खत्म होने के बाद नाम लेके बताऊंगा किन किन को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो ठीक है, इग्नोर करते हैं, गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा मजा आता है। समझ में आया? रिएक्ट करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, करो भाई, दबा के करो, दबा के बेटा करो। आज तो टमाटर लेके जाओगे बेटा, टमाटर टमाटर करो, दबा के करो। अरे लुखो करो, करो बेटा दबा के एकदम करो, और दबा के करो। उसके बाद फिर गोवा जाना, ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर गोवा जाना, और ज्यादा मिलेगा तो बेटा फिर थाईलैंड, बढ़िया से एकदम। चलो भाई, थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई, हंसी मजाक भी हो गई, जरूरी है। ठीक है, आ जाओ बेटा आ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड इज यूनिफॉर्म। तो दो स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म कैसे है? मतलब ये बिल्कुल इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से, जो डिस्टेंस है वो आपका यूनिफॉर्म कैसे है, इसको भी समझिएगा, इसको भी समझिएगा। आओ भाई फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से। इसका रीजन है, इसका रीजन है क्योंकि प्यूरिन फॉर्म बॉन्ड्स विथ पिरामिडीन। अब आप इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर आपकी दो रिंग दिखाई, क्या दिखाई? दो रिंग दिखाई, और यहां पर आपकी एक रिंग दिखाई। तो यहां दो रिंग है, यहां एक रिंग है। तो यहां दो रिंग दिखाई, यहां आपको एक रिंग दिखाई। या फिर मैंने आपको यहां पर एक रिंग दिखाई और यहां पर मैंने आपको दो रिंग दिखाई। या फिर यहां पर मैंने आपको दो रिंग दिखाई और यहां पर मैंने आपको एक रिंग दिखाई। तो बच्चों, हमें मालूम है कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। थाइमीन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ बनाता है। तो ये जो लिखा है एडेनिन, एडेनिन आपका प्यूरिन है, और थाइमीन आपका क्या है? ये आपका पिरिमिडीन है। ये आपका पिरिमिडीन है, और ये आपका क्या है? प्यूरिन है। तो कहीं पर भी, और इनके बीच में आपके जो ये बॉन्ड बनते हैं, ये जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा, ये यूनिफॉर्म है आपका, ठीक है। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ठीक। उसी तरीके से ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है, ये आपका प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है। तो अगर यहां पर प्यूरिन प्यूरिन होता, अगर मान लो यहां पर प्यूरिन प्यूरिन होता, तो आप देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये है आपका प्यूरिन, ये है आपका प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन होता, प्यूरिन प्यूरिन में एक ही रिंग है, और उसके बाद आप देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये है आपका प्यूरिन, प्यूरिन, और ये है आपका प्यूरिन। तो प्यूरिन में आपकी कितनी रिंग है?
आपकी 2 रिंग है और आपका मान लीजिए ये होता पिरिमिडीन और ये होता पिरिमिडीन, तो आपका जो डिस्टेंस होता वो दोनों स्ट्रैंड में यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि यहां पे बॉन्ड, ये क्या है आपका, ये है आपका प्यूरीन। क्या है? प्यूरीन। ये क्या है? प्यूरीन। ये क्या है? ये पिरिमिडीन। ये आपका क्या है? पिरिमिडीन। बट हमारी ऐसे बॉन्डिंग होती नहीं, हमारी बॉन्डिंग ऐसे होती है। तो अगर प्यूरीन प्यूरीन के बीच में बॉन्ड बनते, प्यूरीन और प्यूरीन के बीच में बॉन्ड बनते, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनते, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, डीएनए में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अब आपको मालूम है 2 1 1 2 2 1, तो यहां ऊपर टोटल 3 है, नीचे भी 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। लेकिन आप जरा यहां पर देखिए 4 2 2 4 2 4, तो यहां यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, यहां पर यूनिफॉर्मिटी आएगी क्योंकि प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यह चीज अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यह चीज आपको समझ में आई। देखिए ऊपर 3, फिर 3, फिर 3 3 3, क्योंकि प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर प्यूरीन प्यूरीन बनाने लग जाए, पिरिमिडीन पिरिमिडीन बनाने लग जाए, 4 2 2 4 2, तो जो डिस्टेंस होगा 2 स्ट्रैंड के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा। यूनिफॉर्म तभी आ रहा है जब प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो आप फटाफट यस लिखिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया है। तो हम इसको यहां से, ये आपको समझ में आ गया है। ये है वो जो मैंने आपको समझाया था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था फॉस्फोडाइस्टर, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये है आपका वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो मैंने आपको समझाया था, जो मैंने आपको समझाया था। ये है आपका वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। तो ये तो अच्छी बात है। तो इसको हम यहां से इनको हटा देते हैं, ठीक है, ये हम यहां से हटा देते हैं और इसको हम यहां से ऐसे 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 इसको रखना है। और ये हमने यहां से, चलो इसको बाद में ही देख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब ये एक स्लाइड है जो मैंने आपके लिए लिखी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये मैंने पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये डेटा है, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखने का समय भी दूंगा पूरा का पूरा। अभी आपको, आप घबराना नहीं, आप परेशान मत होना, आप लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा इसको। लेंथ ऑफ डीएनए डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर। डीएनए की लेंथ क्या होती है? लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर। अब ये न्यूक्लियोटाइड लिखा और यहां पर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा सर? ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे? समझिएगा, एक ऑर्गेनिज्म है, एक वायरस है, ये थ्योरेटिकल है इसलिए डेटा है, ये डेटा है। एक वायरस है जिसको आप बोलते हैं 5174। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब इसके डीएनए में एक ही स्ट्रैंड है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिखा। यहां पर डीएनए में एक ही स्ट्रैंड है, यहां पर आपके डीएनए के अंदर एक ही स्ट्रैंड है, तो आप यहां पर बेस पेयर की बात नहीं करेंगे, आप यहां बेस पेयर की बात नहीं करेंगे, आप यहां न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे या बेस की बात करेंगे, इसलिए लिखा है न्यूक्लियोटाइड। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा है? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इससे लिखा है क्योंकि जहां भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, जहां भी डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होगा, आप बात
पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की करेंगे। और बेस पेयर आप समझ गए, अगर न्यूक्लियोटाइड पेयर में है तो बेस भी आपके पेयर में होंगे। तो 5174 के अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? टोटल न्यूक्लियोटाइड है 5386। तो टोटल बेस कितनी हुई? टोटल बेस हुई 5386 बेसिस। लैम्बडा फेज ये भी वायरस है, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है। इसमें बेस पेयर कितने हुए? इसमें 48502 बेस पेयर हुए। ई कोलाई बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है, बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। इसमें बेस पेयर हुए 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। इसको समझिएगा जरा थोड़ा सा, अभी लिखने का समय देता हूं, इसको समझिएगा। अगर मैं आपको बोला कि एक ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन डिप्लॉयड है। तो हमारे अंदर आपके कितने बेस पेयर होते हैं? हमारे अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं? जीनोम के अंदर आप बात करते हैं, जीनोम का मतलब होता है आपका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बताइए जरा आधा क्या होगा? अगर 46 में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है तो ह्यूमन जीनोम मतलब आधा, तो आधा होगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो आपको 6 बजे तक क्लास होगी, अभी छुट्टी मत लिखिए, 6 बजे तक क्लास होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था वीक में 2 क्लास आती है, सब आपके सामने लिख रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं। तो इतना तो आई डिजर्व ना, इतना तो रॉकी भाई डिजर्व करता ही है यार, ठीक। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपके लिए एक क्वेश्चन होगा होमवर्क में, आप ये बताएंगे कि ह्यूमन के अंदर आपके कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे, ये आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में। और आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमन के अंदर कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेंगे, ये आप मुझे बताओगे। मैंने ह्यूमन के अंदर टोटल बेस पेयर आपको बता दिए 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। आप मुझे अगली क्लास में बताओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि आपके कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेंगे और कितने आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेंगे। कईयों ने बताना भी स्टार्ट कर दिया है, कईयों ने इसको बताना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लेकिन अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब हम यहां पर एक चीज देखेंगे, एक है आपका सेंट्रल डोग्मा और एक है आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो पूरा का पूरा 13 पॉइंट, ठीक है बताएंगे। पहले मैं इसको देख लेता हूं, सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। बच्चों जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको बताया जाएगा कि डीएनए से एक चीज बनती है जिसको आप कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये सब आपको समझाया जाएगा और इसके बनता है आपका प्रोटीन। अभी मत पूछना, ये डीएनए से एमआरएनए बनता है। एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। 4 घंटे लगा के ये टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा, 4 घंटे लगा के आपको बताया जाएगा
यहां पर 2 सेकंड लगे कि डीएनए से एमआरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? एमआरएनए को एमआरएनए क्यों बोलते हैं? एमआरएनए डीएनए से कैसे बनता है, क्या है? 4 घंटे का टॉपिक है। तो टॉपिक नहीं समझा रहा, बस डायरेक्ट बताया कि डीएनए से एमआरएनए बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। 3 घंटे में यह समझाया जाएगा, 4 घंटे में यह समझाया जाएगा एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं, और डीएनए से डीएनए बनना 4 घंटे में यह समझाया जाएगा। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो बच्चों, करीब 4 घंटे का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन समझाया जाएगा, 3 घंटे का ट्रांसलेशन है और 4 घंटे का रेप्लिकेशन है। डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनेगा बता दिया जब समझाया जाएगा। एमआरएनए से प्रोटीन क्या मतलब है बताया जाएगा, अभी सिर्फ आउटलाइन बताई है। डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसका मतलब यहां पर जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जो यहां पर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो ऐसे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो जो सेंट्रल डोग्मा है यहां पर आपका यूनी डायरेक्शनल है। और सेंट्रल डोग्मा के बारे में जिन्होंने बताया था उन साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्रिक। तो डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन 4 घंटे का टॉपिक। डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन 4 घंटे का टॉपिक। एमआरएनए से प्रोटीन बनना 3 घंटे का टॉपिक। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। बच्चों, मैं हर लेक्चर के बाद 2-4 लुखे आते हैं कमेंट में जिनको मैं ब्लॉक करवाता हूं, क्योंकि उन्हें बोलने की तमीज नहीं है। मैं क्लास में नहीं बोलता, लाइव क्लास में कुछ नहीं बोलता हूं, कुछ भी नहीं बोलता हूं, ठीक है। इनको वो देना, वैल्यू देना वो खराब है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने शब्दों को सही तरीके से प्रयोग किया कीजिए, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ 15 दिन या 20 दिन के लिए ब्लॉक करा रहा हूं, लेकिन फिर ये भी ऑप्शन रहेगा। देखेंगे कि जब ये 15 दिन बाद वापस लौट कर आएगा तो इनके व्यवहार में कोई चेंज आया या नहीं आया। अगर ये अभी से, अगर ये अपरिचित ही रहेंगे, जैसे अपरिचित मूवी में दिखाया है कि अपरिचित में कोई चेंज आया या नहीं आया, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है। जो लास्ट सीन में दिखाया है ट्रेन के अंदर, उसके अंदर अपरिचित आ जाता है। कई बार नंदनी वो तुम्हें बोलेगा कि वो नॉर्मल है, बट वो नॉर्मल नहीं है, उसे अकेला मत छोड़ना। तो 15 दिन के बाद मैं तुम्हारे बिहेवियर को देखूंगा, अगर मुझे ये लगा कि तुम्हारे अंदर अपरिचित मर गया है तो फिर ठीक है, नहीं तो तुम्हें परमानेंट थाईलैंड भेज दिया जाएगा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा इन सम वायरस, इन सम वायरस, जैसे मैं आपको बोला HIV, मैं आपको बोला रेट्रोवायरस, तो इसमें क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आपका RNA। तो ये RNA से बना देता है प्रोटीन, और ये RNA से बना देता है DNA। तो RNA से DNA बनाया, RNA से DNA बनाया, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA बना, मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बना, ट्रांसक्रिप्शन। यहां DNA से RNA नहीं बना, यहां RNA से DNA बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम ये काम करता है, क्योंकि HIV के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो ये RNA से DNA भी बना देता है और RNA से प्रोटीन भी बना देता है। RNA से DNA बनाया, प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला, एंजाइम जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, और ये RNA से प्रोटीन भी बना देता है। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया सेंट्रल डोग्मा में। तो ये आपका कैसा है, ये आपका बाई डायरेक्शनल है,
ये आपका कुछ वायरस के अंदर कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अगर समझ में आया है तो फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट आप यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए। एक पता नहीं बार बार क्या बोल रहा है, बैक स्लाइड ले यार, बैक स्लाइड। पता है मैं 3 स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, ठीक है, जिनका मैंने पहले सोचा था इनका नाम और इन्होंने क्या मैसेज किए थे ये पढ़ के लाइव क्लास में बताऊंगा। पहले मैंने ये सोचा था और फिर ये सोचा था कि इनके लिए मैं ये बोलूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे अगले 10 साल में। और ये जब मैं इनको बोलूंगा तो जब ये पढ़ाई करेंगे तो ये शब्द इनके दिमाग में घूमेंगे, जिसको बोलते हैं मेंटल हैरासमेंट, कि अगर ये निकालना भी चाहेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, जिसको बोलते हैं मेंटल हैरासमेंट। कि वो पढ़ने बैठेगी या बैठेगा उसके दिमाग में आएगा अरे यार सर ने तो मुझे लाइव क्लास में ये बोला, मेरा नाम लेके बोला, इसको बोलते हैं मेंटल हैरासमेंट। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, इसको मेंटल हैरासमेंट बोलते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, अगर मैंने ये लाइव क्लास में ये मैसेज बोल दिया पढ़ के और अगर नाम दे दिया जिसने किया है तो भाई ये छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, इसका सच में ये डिप्रेशन में चली जाएगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई मैं इसका नाम नहीं बोलूंगा और ना ही मैं ये मैसेज पढ़ूंगा, सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक टीचर किस लेवल तक जा सकता है अगर किसी को मेंटल हैरेसमेंट करना है, बट हम ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा नहीं सोचते। तुम सब छोटे भाई बहन हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा करो, समझ रहे हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ब्लॉक कराने का ऑप्शन होता है, बहुत सारी चीज होती है, बट यार ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तुम छोटी एज में हो, टीनेजर्स हो अभी, समझ में आया। हम मैच्योर हैं इसलिए मैच्योरिटी से काम लेते हैं। इसलिए मैं कभी भी क्लास में फोन नहीं करता कि इसको ब्लॉक कर दो, इसको ही ब्लॉक कर दो, नहीं, ठीक है यार, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना, किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाना कभी भी। तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन दे देता हूं, 552 हो रहे हैं, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताना आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं यहां पर, फटाफट एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे देता हूं। अब तो मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखूंगा, देखो देखिएगा, फटाफट देखिएगा। 6 कॉइल्स हैं इसके अंदर, डीएनए के अंदर, ठीक है। 22 बेस पेयर linked by 22 base pair linked by 2 hydrogen bond, 2 hydrogen bond, 22 base pair linked by hydrogen bond। साइटोजीन कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, साइटोजीन कितने होंगे। बच्चों एक कॉइल में डीएनए में कितने बेस पेयर थे, 10 बेस पेयर थे। तो बच्चों 6 कॉइल में कितने बेस पेयर होंगे, 6 इंटू 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 60 बेस पेयर। 60 बेस पेयर मतलब 60 बेस पेयर मतलब 120 बेसेस,
120 बेसिस, 120 बेसिस। एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, यहां इसकी एनसीईआरटी 15 मिनट में रीड करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब 22 बेस पेयर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 22 बेस पेयर जो है आपके वो लिंक्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होते हैं? एडेनिन और थाइमीन के बीच में होते हैं। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसका मतलब ऐसे कितने बेस पेयर हैं? ऐसे क्वेश्चन में कितने बेस पेयर हैं? ऐसे क्वेश्चन में 22 बेस पेयर हैं। इसका मतलब एडेनिन और थाइमीन टोटल कितना हो गया? एडेनिन और थाइमीन टोटल आपका हो गया 44। तो आप मुझे बताइए ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा? वो होगा आपका टोटल कितना दिया हुआ है? 120। 120 में से 44 गए, 120 में से 44 गए, तो आपका बचता है शायद, बताओ ना कितना बचेगा? 120 में से 44 गए, कितना आया? 10 में से 4 गए 6, और ये आपका आया 76। तो अब ग्वानिन किसके बराबर होता है? ग्वानिन इक्वल टू होता है साइटोसिन। दोनों मिलाकर 76 हैं, तो ग्वानिन कितना होगा आपका? 38 होगा, साइटोसिन आपका 38 होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 38। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों खुशी मनाओ, शहर में ढिंडोरा पिटवा दो। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 1 शॉट आने वाला है। तो वो कर लिया तो सब कर लिया, और मेरा 1 शॉट कई शॉट के बराबर होता है। मैंने आप तुमको पहले भी समझाया था। माई 1 शॉट इज इक्विवेलेंट टू मैनी शॉट। उस 1 शॉट में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। 3 घंटे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और 4 घंटे के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विद क्वेश्चंस, उनको देख लेना। फिर इन लेक्चर्स जो तुमने देखे आप उनको नहीं भी देखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और ये YouTube चैनल पर आएगा। आपको ऑफिशियल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी PW की तरफ से। नेक्स्ट वीक मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, और उसके बाद मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। खेल शुरू हो चुका है, तो दिल बना दो यार। अरे दिल बना दो, सब तुम्हारे सामने लिखा है सालो, दिल बना दो। खतरनाक लोगो तुम लोग, दिल बना दो फटाफट, जल्दी से दिल बना दो भाई, जल्दी से दिल बना दो। अब पढ़ लेना डीएनए का स्ट्रक्चर, अब पढ़ लेना डीएनए का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन। अगली क्लास में मैं रीड करूंगा, अगली क्लास में मैं एनसीईआरटी लगा के रीड करूंगा पूरा का पूरा। और 10 सेकेंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ऐसे ही चलाएंगे बिल्कुल तुम्हारे सामने, एकदम ऐसे ही लिखेंगे लाइव तुम्हारे सामने। अब 10 सेकंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लुखो एंड लुखी कमेंट कर देना कि क्लास कैसी लगी भाई की। 10 सेकंड लगेंगे। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा 1 शॉट लेकर आएगा। धन्यवाद सभी को, गॉड ब्लेस यू। लुखा एंड लुखी को भी गॉड ब्लेस यू। लुखा लुखी को गॉड ब्लेस यू। मस्त होके बैठना, मन तो नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा। बाय बाय।